हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का मीनिंग क्या होता है और वो कौन कौन से होते हैं। तो पहले बात करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है ऐसी अजम्पशंस या ऐसे रूल्स, जब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं किसी भी बिजनेस के लिए तो हम उन अजम्पशंस को माइंड में रख के फिर हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या हुआ? ऐसी बेसिक अजम्पशंस या ऐसे रूल्स जो हमें रिकॉर्ड करने में हेल्प करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। फर्स्ट है एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट को लर्न करने के लिए आप इसको आइडेंटिटी से समझिए। एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बिजनेस है उसकी एक अपनी अलग आइडेंटिटी है उसके ओनर से, यानी कि ओनर एक अलग पर्सन है और जो उसका बिजनेस है वो एक अलग है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर सोहन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, कंपनी स्टार्ट की है सोहन लिमिटेड, तो सोहन इज अ डिफरेंट पर्सन एंड सोहन लिमिटेड इज अ डिफरेंट पर्सन। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे वो हम सोहन लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, ना कि सोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी वजह से जो भी कैपिटल ओनर कंट्रीब्यूट करता है वो लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, ना कि एसेट साइड में, क्योंकि जो भी कैपिटल ओनर ने डाला है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी। सेकंड है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी हमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है तो हमें माइंड में ये रखना है कि उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाए जो कि फाइनेंशियल नेचर की है, यानी कि जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। जो ट्रांजेक्शन्स मनी टर्म्स में मेजर नहीं हो सकती उनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी से कोई बहुत अच्छा एम्प्लॉय, बहुत एफिशिएंट एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के चला जाता है तो डेफिनेटली ये कंपनी के लिए एक लॉस होने वाला है। बट क्या हम इस लॉस को क्वांटिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी? आंसर इज नो। तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स जिनको हम मेजर नहीं कर सकते मनी के टर्म्स में, हम उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। थर्ड इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नाम में ही आ रहा है गोइंग कंसर्न, यानी कि ऐसा कंसर्न, ऐसा बिजनेस जो कि फॉर एवर चलने वाला है। जब भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे को ये ध्यान में रखना है कि क्या हम बिजनेस आने वाले अगले साल में हम क्या उसे बंद करने वाले हैं या हम उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर तो हमने सोच लिया कि हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, हमें इसे अगले साल बंद कर देना है, तो जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे उनको हमें ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना है। और ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाने के लिए हमारी जो एसेट्स है हम उन्हें नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाएंगे कि अगर मैं अपना बिजनेस आने वाले कुछ टाइम में बंद करने वाला हूं तो मुझे अपनी एसेट्स को सेल करने पर क्या प्राइस मिलेगा। हो सकता है मेरी एसेट्स जो है वो खरीदी मैंने 10 लाख में हो, पर जब मैं बिजनेस बंद कर रही हूँ तो उनकी वैल्यू सिर्फ 2 लाख रुपीज आ जाए, रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि बेचूंगी तो मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए ही मिलेंगे। तो वो होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो बैलेंस शीट में हम अपनी एसेट्स को 2 लाख पे दिखाएंगे, ना कि 10 लाख पे, क्योंकि अब मेरे बिजनेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 लाख रुपीज हो जाएगी मेरी उस एसेट की वैल्यू। बट अगर हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम अपने बिजनेस को बंद करने वाले हैं, या फिर हम कोई अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल अमाउंट से कम करने वाले हैं, तो उस केस में हमें अपनी एसेट्स को कौन से प्राइस पे दिखाना है? कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि जिस प्राइस पे हमने उनको खरीदा था। तो हमें उन्हें एक्विजिशन कॉस्ट पे दिखाना है, ना कि रियलाइजेबल वैल्यू पे। नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, या इसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें अपनी एसेट्स को बैलेंस शीट में उनके एक्विजिशन प्राइस पे दिखाना चाहिए, ना कि उनके मार्केट प्राइस पे। तो देखिए, हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, एक तो होता है कॉस्ट प्राइस जिसपे हमने एसेट को खरीदा है, और एक होता है उनका करंट मार्केट प्राइस कि हमारा आज के दिन पे उस एसेट का मार्केट प्राइस कितना है। तो अकाउंटेंट या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट को रिकॉर्ड कर सकता है, यानी कि बाइंग कॉस्ट को लिख सकता है, या फिर वो मार्केट प्राइस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख सकता है। बट मार्केट प्राइस जो होता है वो कभी सेम नहीं रहता, इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम डे टू डे। तो अगर हम अपनी मार्केट प्राइस को रिकॉर्ड करेंगे तो हो सकता है कि आज मेरा जो मार्केट प्राइस है वो 5 लाख रुपीज है, लेकिन कल वो 5,50,000 हो जाए, और नेक्स्ट डे जो है वो 4,50,000 रह जाए। तो इस तरीके से अगर हम एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे मार्केट प्राइस पे तो ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव इन नेचर हो जाता है, क्योंकि किसी एसेट का मार्केट प्राइस क्या है ये पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो उसका क्या रेट लगा रहा है। साथ ही अगर हम ऐसे रिकॉर्ड करने लगेंगे तो इससे बहुत ज्यादा फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि कंपनीज क्या कर सकती है, अपनी बैलेंस शीट को अच्छा दिखाने के लिए अपनी जो एसेट्स है उनका प्राइस ज्यादा दिखा दे। तो इस केस में इसीलिए ऐसे फ्रॉड और ऐसे बायसनेस को प्रिवेंट करने के लिए हम कॉस्ट प्राइस को यूज करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट को, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव भी है नेचर में और हमारे पास प्रूफ भी होता है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए प्रूफ का काम करते हैं कि हमने इस एसेट को कितने में खरीदा था। एंड इसीलिए हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको अपनी एसेट्स को बुक वैल्यू पे दिखाना है, यानी कि उनकी एक्विजिशन कॉस्ट पे दिखाना है, ना कि उनके मार्केट प्राइस पर।
नेक्स्ट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें अपने एक्सपेंसेस को मैच करना है जो भी हमारे रेवेन्यूज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर हमने अर्न किए हैं, तो उन दोनों को आपस में मैच करना है। तो पहले इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2019 से और एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को। अब क्या हुआ कि कोई एम्प्लॉय आया, उसने बोला कि मुझे मार्च के ही मंथ में मुझे अप्रैल की सैलरी भी दे दो, यानी कि उसको एडवांस सैलरी हमने पे कर दी। बट सैलरी हमने पे करी इन द मंथ ऑफ मार्च, पर मुझे सैलरी का जो बेनिफिट मिलेगा क्या वो मुझे मार्च में मिल रहा है? आंसर इज नो। एडवांस सैलरी जो एम्प्लॉय लेकर गया है वो मुझे उसकी सर्विस कब प्रोवाइड करेगा? अप्रैल में प्रोवाइड करेगा, और अप्रैल जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा। तो इसीलिए रेवेन्यूज जो है वो हमारे 31 मार्च तक के कंसीडर होंगे। तो मार्च के महीने में जो हमने अप्रैल का खर्चा किया है वो कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिला। तो यानी कि हमें सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस को कंसीडर करना है जो हमें रेवेन्यूज को अर्न करने में हेल्प कर रहे हैं। अप्रैल की जो सैलरी है उसका बेनिफिट मुझे कब मिलेगा? 2020-21 में मिलेगा। तो इसीलिए हम इसको रिकॉर्ड भी कब करेंगे? 2020-21 वाले फाइनेंशियल ईयर में, ना कि करंट फाइनेंशियल ईयर में। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है डेप्रिसिएशन। जब भी हम कोई मशीन को यूज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो क्या हम पूरी की पूरी मशीन यूज कर लेते हैं उस एक साल में? आंसर इज नो। तो हम कितना पार्ट अपनी मशीन का, कुछ पार्ट तो हमने यूज किया है ना मशीन का, जिससे हमने रेवेन्यू जनरेट किया। मशीन को यूज किया, प्रोडक्शन करी, प्रोडक्शन करने के बाद हमने अपने प्रोडक्ट को सेल किया और फिर हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो मशीन का कुछ पार्ट तो हमने यूज किया ना, मशीन कुछ ना कुछ तो वियर एंड टियर हुई होगी। तो हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन इसीलिए चार्ज करते हैं क्योंकि मशीन का जितना पार्ट, फॉर एग्जाम्पल मशीन अगर हमारी 10 ईयर्स तक उसकी लाइफ है, तो हम 1/10 पार्ट जो मशीन का होता है उसको हम डेप्रिसिएशन के नाम से P&L अकाउंट में शो करते हैं। यही रीजन है कि हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ना कि पूरी एसेट की जो कॉस्ट होती है वो हम P&L में शो नहीं करते। उसका सिर्फ 1/10 पार्ट ही हम अपनी P&L अकाउंट में शो करते हैं एज एन एक्सपेंस। क्योंकि हमने, अगर हमारी मशीन 10 लाख की थी तो हमने सिर्फ 1 लाख की कॉस्ट अभी यूज की है, बाकी का 9 लाख अभी हमारी बैलेंस शीट में रखा हुआ है। नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट ये कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। जब भी हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो हमें ध्यान में रखना है कि हमें उसके दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना है। तो या तो दोनों चीजें कौन सी होंगी, या तो एक एसेट बढ़ रही होगी और एक एसेट डिक्रीज हो रही होगी, या फिर एक एसेट बढ़ रही है हमारी और दूसरी तरफ हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, या फिर हमारी एसेट डिक्रीज हो रही है और लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। तो हमें माइंड में रखना है कि जब भी हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें उसके दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज हमारी अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं होगी। नेक्स्ट इज पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, या हम इसे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। देखिए, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी इंटेंशन होती है कि हम उसे लाइफ लॉन्ग उसी बिजनेस को हम कंटिन्यू करेंगे और हम उसे कोई जल्दी वाइंड अप करने वाले नहीं है। तो अगर हम जानना चाहते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया, तो हमें अपने जो पूरा जितना भी हमारा टेन्योर है बिजनेस का, हमें उसे पूरी लाइफ को हमें डिवाइड करना पड़ेगा कुछ पार्ट्स में, तभी हम जान पाएंगे कि हमने कैसा परफॉर्म किया। जब हम लोग लर्न करते हैं, हम लोग स्कूल में होते हैं, हम पूरी थ्रू आउट द 12th क्लास तक हम लोग पढ़ते रहते हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि हमारी जो मेजरमेंट होती है हमारा, कि हमने कितना पढ़ा, कितना हमने लर्न किया, हमें कितना समझ में आया, अगर वो पूरा फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक हम सिर्फ पढ़ते रहे और सीधा 12th क्लास की एंड में हमें पता चले कि यार हमने तो पूरे साल अच्छा परफॉर्म ही नहीं किया, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, तो क्या हम अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला पाएंगे? नहीं। तो अगर हम हर साल के एंड पर ही हम एग्जाम रखते तो हमें पता चलता कि हमें कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, क्या हमने अपनी फर्स्ट क्लास का जो कंटेंट था हमने पूरी तरीके से एब्जॉर्ब किया या नहीं किया। सिमिलरली एक बिजनेस कैसा परफॉर्म करता है उसकी लाइफ को भी हमें पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है, ताकि हमें पता चले कि पूरे एक साल में बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस अर्न किया है। अगर हम 5 साल बाद 10 साल बाद उस बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे तो तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसीलिए पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने अपने बिजनेस की पूरी लाइफ को डिवाइड करना है कुछ पार्ट्स में, जिसे हम 1 अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, और उसी साल का हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है।
उसी साल का हमें प्रॉफिट या लॉस फिर कैलकुलेट करना है। तो जनरली जो प्रॉफिट कैलकुलेशन होती है वो हमारी 1 ईयर की होती है, बट अगर कुछ बिजनेसेस चाहें तो इसे हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मंथली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जनरल रूल क्या है, 1 ईयर, जो कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। नेक्स्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। देखिए, जब भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास 2 बेसिस अवेलेबल है रिकॉर्डिंग करने के लिए, या तो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करो या फिर एक्रूअल बेसिस पे। कैश बेसिस का मतलब होता है कि जब भी हम कैश में सेटलमेंट करेंगे, यानी कि जब हम कैश पे करते हैं तो हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, और जब हम कैश में कोई अमाउंट रिसीव करते हैं तो हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो पूरे साल में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर हमने कितना कैश रिसीव किया और कितना कैश पे किया, तो हमें अपना प्रॉफिट वो कंसर्न अपना निकाल लेती हैं। बट सेकंड बेस है हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें अपने वही एक्सपेंसेस और वही रेवेन्यूज को इंक्लूड करना है अपने P&L स्टेटमेंट में जो हमारे उसी ईयर को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर इंश्योरेंस पे किया है 2020 ईयर के अंदर 2021 के लिए, यानी कि हमने अगले साल का इंश्योरेंस इसी साल में पे कर दिया, तो क्या हम उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे? आंसर इज नो, क्योंकि वो कौन से ईयर को बिलोंग करता है, 2020-21 को बिलोंग करता है। वो खर्चा अगले साल का है ना, इस साल का तो वो एक्सपेंस नहीं है। तो इसीलिए हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, और हम इसे अपना एसेट बैलेंस शीट में एसेट के अंदर प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से शो करेंगे कि ये हमारा प्रीपेड खर्चा है, हमने एडवांस में पे कर दिया। इट इज नॉट एन एक्सपेंस फॉर द करंट अकाउंटिंग ईयर, बल्कि इट इज एन एसेट फॉर द करंट अकाउंटिंग ईयर। तो यही होता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, कि एसेट्स हमें अपनी रेवेन्यूज को और अपने एक्सपेंसेस को तभी रिकॉर्ड करना है जब वो अक्रू होते हैं, भले ही कैश में सेटलमेंट हो या ना हो। लास्ट इज रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें अपने रेवेन्यूज को तभी रिकॉर्ड करना है जब हमें लीगल राइट मिल जाता है अपने रेवेन्यूज को अर्न करने का। तो एक एग्जांपल देखते हैं। हमें सेल्स के लिए ऑर्डर मिला है 1 Feb 2020 को, और जो हमारा कस्टमर है उसने हमें एडवांस पेमेंट भी दे दिया 50,000 रुपीज का। तो ऑर्डर मिला है 1 Feb 2020 को और कैश भी रिसीव हो गया 50,000 रुपीज का। हमने अपना ऑर्डर कंप्लीट किया और डिलीवर किया, यानी कि सेल एक्चुअल कब हुई हमारी, 15 अप्रैल 2020 को। ऊपर तो हमें सिर्फ एडवांस मिला था, पर हमारा सेल एक्चुअल सेल कब हो रही है, 2020 15 अप्रैल को। तो जो भी हमारा प्रॉफिट है वो हम कब रिकॉर्ड करेंगे, 2020 एंड 21 वाले ईयर में, क्योंकि यहाँ पे जो हमें 1 अप्रैल में मिला था वो सिर्फ एडवांस था, हमें 50,000 रिसीव करने का कोई लीगल राइट नहीं था। हमारी एक्चुअल सेल कब हुई, 15 अप्रैल को, जब हमने उसका ऑर्डर पूरा किया। तो हम इसीलिए इसको 2021 वाले अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ने क्या बोला कि आपने अपना रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड करना है जब आपको लीगल राइट मिल जाए, ना कि जब आपको कैश रिसीव हो। हमें कैश सेटलमेंट का डेट नहीं देखना, हमें देखना है कि हमारा ट्रांजैक्शन किस दिन फुलफिल हो रही है, किस दिन। बट अगर ये ट्रांजैक्शन यानी कि हमारी अगर सेल जो है वो मार्च के मंथ में हो जाती, हमें ऑर्डर मिला था 1 Feb को, लेकिन अगर हम अपनी ट्रांजैक्शन मार्च में ही कंप्लीट करके उसका ऑर्डर उसको दे देते, तो फिर हम इसे बुक करते कौन से ईयर में, 1920 में। बट क्योंकि हमने अपनी ऑर्डर, हमारी सेल कब कंप्लीट हुई है, 15 अप्रैल को, तो हमारी एक्चुअल सेल हुई है 15 अप्रैल को, इसीलिए हम इसे अकाउंटिंग ईयर 2020 और 2021 वाले ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे।